हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो क्यूब बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 12 बोर्ड्स, नीट, सीयूटी जैसे एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम से पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि हम बायो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। ये ट्रेडिशनल तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडिशनल में इसका एग्जांपल क्या आता है? ट्रेडिशनल में इसका एग्जांपल क्या है? ट्रेडिशनल में इसका एग्जांपल है कर्ड, ब्रेड, वाइन, एक्सेट्रा। ओके। तो ट्रेडिशनल में इसके एग्जांपल्स हो गए। और मॉडर्न मॉडर्न में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? मॉडर्न का एग्जांपल्स है आईवीएफ, ओके, वैक्सीन, जीएमओस, एक्सेट्रा। ओके। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हमने सिंपल तरीके से समझ लिया। अब क्या होता है हमारी एनसीईआरटी में? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कैसे डिफाइन करता है बायोटेक्नोलॉजी को? तो ये क्या बोलते हैं? इट डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब भी यही है, सेम जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि भाई हम नेचुरल साइंस का इस्तेमाल करके, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, उसका सेल का पार्ट हो, है ना, क्यों इस्तेमाल करते? फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब होता है सेम फंक्शन। ठीक है, ये याद रखना। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब क्या होता है? सेम फंक्शन। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं। दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला क्या है अपना? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है अपना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम होस्ट सेल्स के जीनोटाइप को चेंज कर जाते हैं सच दैट उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि हम मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, यानी कि हम कंटामिनेशन फ्री रखे, वायरस फ्री रखे, माइक्रोबियल फ्री रखे। इसका मतलब ये कि अगर हम कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, और उसको हम उसमें हम स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन कर सके, ताकि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट खराब ना हो, इसलिए हम उसको माइक्रोबियल फ्री रखते हैं। तो ये दो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए। मैंने आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाया। ये डेफिनेशन याद कर लेना, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन से पहले आपको बताती हूँ, इस चैप्टर में हमें ना यही सारे स्टेप्स पढ़ने हैं। स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये स्टेप्स अगर हमने सारे पढ़ लिए तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम एक एक चीज देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो कैसे प्रोसेस से गुजरता है और कैसे मार्केट में हमें वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन स्टेप्स की मदद से हमें पता चलेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो दो साइंटिस्ट ने बताया था। पहला था कोहेन और दूसरा था बोयर। कब? 1972 में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था सैल्मोनेला। इन्होंने क्या किया? उसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था सैल्मोनेला, वो दूसरा स्ट्रेन था। उसके प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, और जिसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया? इकोलाई में। तो ऐसे ही हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की शुरुआत हुई थी। तो ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें यही स्टेप्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नाम से पता चल रहा है कि हम डीएनए को आइसोलेट करने वाले। तो अब हम पहले स्टेप से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है?
स्टेप का नाम आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, यस। अब क्या है आइसोलेशन ऑफ डीएनए? हमें पता है कि भाई अगर हम कोई भी डीएनए कहाँ मिलता है, हमारे सेल्स के अंदर मिलता है, और सेल के अंदर खाली डीएनए तो होता नहीं। हमें सबसे पहले सारे उसके अंदर से प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए, इन सबको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें खाली डीएनए ही चाहिए। तो हम सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ेंगे। टू ब्रेक सेल वॉल, टू ब्रेक सेल वॉल, हमें क्या चाहिए उसके लिए? एंजाइम्स चाहिए। ओके, यस, एंजाइम्स चाहिए। तो बुक्स में हमारे पास 3 चीजें लिखी गई है। बैक्टीरिया का अगर हमें सेल वॉल तोड़ना है तो उसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ओके। फंगाई का अगर हमें सेल वॉल तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए? काइटिनेस। हमें अगर ये प्लांट्स का सेल वॉल तोड़ना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, यस। तो हमने देख लिया। और अगर हमें प्रोटीन्स वगैरह से छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ टू गेट rid of प्रोटीन्स, हमें उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीएसेस। मेरे साथ साथ बोलना प्लीज, ठीक है? आपको इसलिए बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। प्रोटीन से छुटकारा चाहिए तो प्रोटीएसेस, आरएनए से छुटकारा चाहिए हमें तो क्या चाहिए? आरएनएस। और अगर हमें लिपिड से छुटकारा चाहिए तो हमें क्या चाहिए? लाइपेसेस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमने ये सब चीजें डाल दी। अब क्या बचा हमारे पास? प्योर डीएनए बचा, ठीक है, प्योर डीएनए बचा। अब हमें डीएनए हमें ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, तो अब हम उस डीएनए के अंदर क्या डालेंगे? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल के बाद क्या हो जाएगा? हमारा डीएनए ना प्रिसिपिटेट्स हो जाएगा। प्रिसिपिटेट्स, ओके, प्रिसिपिटेट्स। डीएनए प्रेसिपिटेट होने के बाद क्या हो जाएगा? हम उसे एक प्रोसेस से निकालेंगे जिसका नाम है स्पूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पूलिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस टू आइसोलेट डीएनए, टू आइसोलेट डीएनए, ठीक है, यस। तो हमने स्टेप 1 को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाती हूँ स्पूलिंग की। देखो ये आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। हमने कैसे इसको निकाला? तो ये हमारा डीएनए हो गया। देखो ये डीएनए हमारा दिख रहा है ना, ऐसे। ये पहले ऐसे प्रिसिपिटेट हो जाएगा, फिर हम इसको डीएनए को कौन से प्रोसेस से निकालेंगे? स्पूलिंग प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है, यस। अब आते हैं हम लोग ना सेकेंड स्टेप पे। हमने अपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है? अब हम आगे काम देखते हैं अपना। अब देखो, मुझे किसी भी डीएनए में अगर काम करना है और हमें पता है डीएनए की लेंथ कितनी है, तो 2.2 मीटर। अब देखो ये मान लो मेरा डीएनए है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है, डीएनए ये। अब मुझे इतने बड़े डीएनए में काम करने की क्या जरूरत है? मुझे जो उसका पार्ट चाहिए मैं तो वही लूंगी, है ना? मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे जितना पार्ट चाहिए डीएनए का मैं तो उतना ही लूंगी। तो मान लो मुझे इतना पार्ट चाहिए डीएनए का, ठीक है। हमने अभी पीछे स्लाइड में देखा कि अगर हमें किसी को कट करना है, किसी को प्रोटीन्स को कट करना है तो हमें प्रोटीएसिस चाहिए। ऐसे अगर हमें डीएनए को कट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किस लिए यूज होता है? टू कट डीएनए। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ना एक ग्रुप में आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएजेस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस का काम भी वही होता है, न्यूक्लिएजेस। इसका काम क्या होता है?
इसका काम भी ये होता है, ये भी एक एंजाइम है, इट इज द एंजाइम विच इज यूज टू कट डीएनए। एंजाइम्स यूज्ड टू कट डीएनए। अब न्यूक्लियसेस ना दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लियसेस होते हैं, उसको भी देखते हैं। न्यूक्लियसेस ना हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला आता है अपना एंडो, दूसरा आता है अपना एक्सो। नाम से पता चल रहा है एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर से, एंडो का मतलब होता है अंदर से, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर से, एक्सो न्यूक्लियसिस। तो एक्सो न्यूक्लियसिस का मतलब होता है कि इट कट्स द डीएनए फ्रॉम एंड्स, कट डीएनए फ्रॉम एंड्स। ओके, ये देखो ऐसा होता है हमारा डीएनए। और अगर हमें यहाँ से कट करना है तो हम कौन से न्यूक्लियसिस का इस्तेमाल करेंगे, एक्सोन्यूक्लियसिस। अब एंडो क्या होता है, ये विद इन कट करता है, यानी कि बीच में कट करता है डीएनए को। हमारा डीएनए अगर हमें बीच से काटना है तो हम एंडोन्यूक्लियसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस। अब हमारे पास ना इंफॉर्मेशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइंटिस्ट होते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आर्बर एंड लिन। इन्होंने 1963 में दो एंजाइम्स को ना आइसोलेट किया था फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना। ये दो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, दे आइसोलेट टू एंजाइम्स फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके, यस, इन्होंने दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया था। पहला क्या था, जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, इसका नाम क्या, इसका नाम तो हमें पता चल गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस में शॉर्ट में लिख देती हूँ, यानी कि RE। इसका काम क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का, इसका काम होता है ये बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है बाय डिग्रेडिंग इट्स डीएनए। मैं लिख देती हूँ, इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज by degrading its DNA, by degrading its DNA। ओके, और दूसरा क्या इन लोगों ने डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, वो था मिथाइलेस। मिथाइलेस, ठीक है। मिथाइलेस का काम क्या होता है, ये डीएनए मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप। दे प्रोटेक्ट डीएनए ऑफ बैक्टीरिया बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप फ्रॉम RE का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो आर्बर और लिन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1963 में दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया। ठीक है, पहला क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, दूसरा था मिथाइलिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं बाय डिग्रेडिंग इट्स डीएनए, और मिथाइलिस का काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं
मिथाइल ग्रुप ऐड करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से। ओके, यस। अब ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कुछ कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी देखते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ना पैलेंड्रोमिक होते हैं। पैलेंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको लेफ्ट से पढ़े सीक्वेंस को तो भी सेम होता है, राइट से पढ़े तो भी सेम होता है। तो मैं एकदम अच्छे से लिखती हूँ इसको पॉइंट्स में। जो हमारा ये एक सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे कट बोथ strands of DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये ना स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटने को क्या बोलते हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है, नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, यस। और ये ना पैलेंड्रोमिक होते हैं, दे आर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसका मतलब मैंने अभी बताया। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लेफ्ट से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो भी सेम होती, राइट से पढ़े तो भी सेम। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, जैसे कि मैडम, देखो लेफ्ट से पढ़ रहे हैं इसको तो भी सेम आ रहा है, राइट से पढ़ रहे तो भी, जैसे मलयालम एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मोर देन 900 restriction enzymes from over 230 strains of bacteria, strains of bacteria। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से पूछते हैं क्वेश्चन। आइसोलेटेड होता है यहाँ पे, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, आइसोलेटेड। यस, ये सब चीजें अब हमने देख ली। अब हम एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्टिकी एंड्स, और दूसरा क्या होता है ब्लंट एंड्स। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। स्टिकी एंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरी सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए की ये सीक्वेंस है, एकदम सिंपल है, ज्यादा हुआ नहीं है इसमें कुछ। ये 5 प्राइम से 3, ये 3 से 5। ओके, ये सीक्वेंस क्या है, जैसे कि ए ए टी सी, ऐसी इसका वो लिखते हैं हम, सी टी टी ए जी। अगर हमने डीएनए को यहाँ से काटा ना, ऐसे देखो, ये ऐसे एल टाइप का बन गया ना, ऐसे ये देखो दो दो एल से बन गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। ओके, और अगर मेरी यहाँ पे एक और सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे ए टी सी, 5 से 3, 3 से 5, है ना, राइटिंग ऐसी आ रही है, आप समझ जाना, ठीक है। सी टी ए ए जी। अगर मैंने ऐसे कट कर दिया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज आती है कि ये जैसे हमारा को आ रहा है, इसके इसको भी समझते, को आर आई। ई का मतलब क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस, जिसका नाम क्या होता है, स्टेरिशिया, स्टेरिशिया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, कोला है जिसका नाम है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन को, ठीक है। आई किसे रिप्रेजेंट करता है,
ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ई क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये सेकंड स्टेप भी अच्छे से देख लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले हमको डीएनए को, कोई भी चीज़ अगर हमें प्रोडक्ट वगैरह किसी से भी बनाना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसके अंदर गहराई तक जाना पड़ता है। ऐसे ही उसमें सबसे पहले स्टेप में क्या है, सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है। हमने देखा हमने कैसे उसे आइसोलेट किया, फिर हमने ये भी देखा कि हमें जिस हिस्से की जरूरत पड़ती है हम खाली उसी का ही यूज करते हैं। हमने ये भी देखा कैसे कट करते डीएनए को। ठीक है, ये सब चीजें देखी हमने, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देखी जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा स्टेप आता है जिसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए, यानी कि हम यहाँ पे ना डीएनए का भी अब सेपरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे ये देखेंगे कि कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं इसे, और इसका काम क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारा काम क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। ओके, यस, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का सेपरेशन करते हैं। अब हमें पता है कि डीएनए जो होता है जिसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर, और वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और ये मैंने यहाँ पे एक सेटअप बना रखा है, सेटअप बताती हूँ। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। सिंपल सी चीज है, कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो पॉजिटिव के पास ही जाएगी। तो ऐसी जो हमारा डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास, जो कि वो है पॉजिटिवली चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, डीएनए जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, so it moves towards, या फिर it moves to एनोड, ये एनोड के पास जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब ये सेटअप बताती हूँ मैं। हमने क्या कर रखा है, देखो हम इस स्टेप में हम लोग ना जेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो जेल है, इस जेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, एगरोस जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगरोस जेल, एगरोस जेल, जो कि मॉलिक्यूलर सीव की तरह इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूलर सीव। ओके, यस, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है एगरोस जेल, इस प्रोसेस के लिए, इट ऑब्टेन फ्रॉम, इट ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। ये कहाँ से मिलता है हमें, सीवीड से, रेड एल्गी, रेड एल्गी। ओके, यस, जिसको हम लोग सीविंग इफेक्ट भी बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। ओके, तो इस प्रोसेस में हमने कौन सा जेल यूज किया है, एग्रोस जेल। तो हम ना इस जेल को डाल देते हैं यहाँ पे, जब ये सेट हो जाता है तो हम ना इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इसके वेल्स बना देते हैं। वेल्स क्यों बना देते हैं, जिससे हम अपने डीएनए को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो ये ना वेल्स होते हैं, वेल होते हैं, इसको वेल बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए लोड होता है। इन गड्ढों के अंदर ना हम डीएनए को डाल देते हैं। अब क्या होता है, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब डीएनए को हम इसके अंदर डालते तो हम ये देखते कि डीएनए जो होता है वो एनोड के पास जाता है। तो देखो ये बड़े बड़े हमारे पास ये क्या है, बड़े बड़े डीएनए, और ये छोटे छोटे डीएनए। तो बड़े बड़े तो थोड़े दूर दूर रहते, छोटे छोटे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी पास चले जाते हैं एनोड के पास। तो क्या होता है, जेल के अंदर हमने जब डीएनए को डाला तो फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जेल डालने के बाद क्या होता है, डीएनए स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, डीएनए कहाँ जाने लगता है, एनोड की तरफ जाने लगता है। फिर उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ओके,
यस, इथीडियम ब्रोमाइड डालने लगते हैं हम उसके अंदर। इथीडियम ब्रोमाइड डालने के बाद हम उसको कहाँ पे एक्सपोज करते हैं? टू यूवी रेस। एक्सपोज्ड टू यूवी रेस। यूवी रेस को एक्सपोज, यूवी रेस में एक्सपोज होने के बाद क्या होता है, इसमें ना ब्राइट कलर के ऑरेंज बैंड दिखते हैं। ब्राइट ऑरेंज बैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर हम ना अपने डीएनए को निकालते हैं। तो रिमूवल ऑफ डीएनए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इल्यूजन। ठीक है, यस, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा मेन काम क्या होता है कि हम डीएनए का भी सेपरेशन करते हैं। हमें सिंपल सी चीज़ पता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये कहाँ पे जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा एनोड की तरफ? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या डालते हैं? जेल डालते हैं, जिसको एग्रोस जेल बोलते हैं। और ये कहाँ से ऑप्टेन होता है? सीवीड से ऑप्टेन होता है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जेल में हम थोड़े से ये वेल से बना देते हैं जहाँ पे हम अपने डीएनए को लोड करेंगे। फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें हम इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड डालने के बाद क्या होता है, हम इसको एक्सपोज करते हैं कहाँ पे? यूवी रेस पे, जहाँ पे ब्राइट ऑरेंज बैंड्स बनते हैं हमारे डीएनए के। और फिर डीएनए को हम रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया, हमने एकदम अच्छे से देखा। अब फोर्थ स्टेप का नाम क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीओआई बाय पीसीआर, है ना। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीओआई बाय पीसीआर, जीओआई का मतलब क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, और पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, पीसीआर की मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देती हूँ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, यस। अब क्या होता है, इस प्रोसेस को किसने डेवलप किया था? कैरी मुलिस। किसने किया था इस प्रोसेस को डेवलप? कैरी मुलिस ने। कब किया था? 1985 में। तो दिस प्रोसेस इज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस। कब? इन 1985, इन 1985। ओके, अब हमें एक्सपेरिमेंट किसने करके दिखाई? कैरी मुलिस ने करके दिखाया। अब इसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या है? सबसे पहले तो भाई हमें अपना डीएनए ही चाहिए, जहाँ पे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर, जिसमें हमें उसको काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डीएनए containing gene of interest, gene of interest। और अब क्या चाहिए? दूसरा क्या चाहिए हमें? all four types of DNTPs, all four types of DNTP, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, DNTPs। ठीक है, डीएनटीपीस का मतलब क्या होता है? डीएनटीपीस का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ओके, ट्राइफॉस्फेट, ओके, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या चाहिए? तीसरी चीज, हमें मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए। फोर्थ, और क्या चाहिए हमें? और चाहिए एक्सेस ऑफ टू प्राइमर्स। क्या?
एक्सिस ऑफ टू प्राइमर्स। ओके, और फिफ्थ चीज क्या चाहिए हमें, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ओके, यस। तो हमें ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी। हमने क्या देखा अभी तक, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस ये देखा कि हमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करना है बाय पीसीआर। तो हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ना कुछ स्टेप्स आते हैं, मैंने देखो बना के रखा है, ये हमारा डीएनए है। सबसे पहले हम लोग ना, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे टू सेपरेट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये जरूरी है, इस प्रोसेस में हमको यही करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, डीनेचुरेशन। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, डी नेचुरेशन। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, और ये कितने टेम्परेचर पे होता है, 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस। 98 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, और डीनेचुरेशन में क्या होता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डीनेचुरेशन में ऐसा होता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, अनीलिंग। अनीलिंग कौन से कितने टेम्परेचर पे होता है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप है हमारा अनीलिंग। अनीलिंग जो कि होता है अपना 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे। तीसरा प्रोसेस क्या होता है अपना, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ठीक है, जो कि होता है अपना 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब ये एक साइकिल ना, मतलब एक साइकिल चलती है जो कि कितने कॉपीज बनाती है, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए बनाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 साइकिल इज इक्वल टू 30 साइकिल्स, जो कि 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। देखो हम कितनी बारीकी से चीजें देख रहे हैं। स्टेप 4 में हमको ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी, है ना। हमने पीछे स्लाइड में देखा कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद हमने ये स्टेप्स देखे, डीनेचुरेशन करते हैं जिसमें हम डीएनए के बोथ स्ट्रैंड्स को तोड़ते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। जिसके बाद हम उसमें अनीलिंग करते हैं। ये जो टेम्परेचर है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा याद करने की चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर मान लो हम कोई भी चीज बना लेते हैं, उसे हमें डिलीवरी के लिए भी तो पहुंचाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, स्टेप 5 क्या है हमारा, वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स का सहारा लेंगे। ठीक है, यस, वेक्टर्स। वेक्टर्स, it carries gene of interest into the host. It carries gene of interest into द होस्ट। अब हमने डीएनए वगैरह सब तैयार कर लिया, अब हमें बस अपने होस्ट के अंदर इसको डालने की देरी है। उसके लिए हम क्या लेंगे, वेक्टर्स लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ वेक्टर्स के नाम है। मोस्ट कॉमन वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड, जो हमने पहले भी देखा था। मोस्ट कॉमन वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड। ठीक है,
स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब क्या है, दूसरा क्या है, हमने मोस्ट कॉमनली कौन सा वेक्टर यूज होता है, प्लाज्मिड। दूसरा है अपना कॉस्मिट वेक्टर, कॉस्मिट वेक्टर। ओके, ये हाइब्रिड होता है किसका, बैक्टीरियो फेज का प्लस प्लाज्मिड। ओके, इसका हाइब्रिड होता है ये। और ये जो होता है ना 42 kb ऑफ डीएनए तक काम कर सकता है। केबी का मतलब क्या होता है, किलो बेस। लिख देती हूँ यहाँ पे, किलो बेस। ठीक है। और तीसरी चीज होती है अपनी बैक, BAC, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। और दूसरी चीज क्या होती है, यैक, यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये 350 kb का होता है और ये 600 kb। ये बहुत रेयरली यूज होते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत रेयरली यूज होते हैं। ज्यादातर कॉमन जो होता है वो प्लाज्मिड ही होता है। ठीक है, यस। अब हम लोग ना वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, वेक्टर्स के कुछ हम लोग अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो वेक्टर्स में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला क्या है, ORI, यानी कि क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, यस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इट मेंटेन्स कॉपी नंबर, मतलब कि ये रेप्लिकेशन करता है होस्ट सेल में। इट रेप्लिकेट्स, इट रेप्लिकेट्स इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में ये रेप्लिकेट्स करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये कॉपी नंबर को मेंटेन भी करता है, मेंटेनिंग कॉपी नंबर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी सिलेक्टेबल मार्कर, एज सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कैसी प्रॉपर्टी होती है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट सेल्स। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें कोई भी जीन अगर होस्ट सेल में पहुंचाना है, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि वो उस होस्ट सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्लाज्मिड गया कि नहीं, हमें यही तो जानना है मेन। तो हमें जानना भी जरूरी, खाली एक्सपेरिमेंट करने से तो पता नहीं चलेगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर का भी यही काम है। तो इसका काम क्या होता है, टू identify the recombinant cell। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सेल बोल लो या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोल दो, रिकॉम्बिनेंट सेल और ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ओके, यस। और ये किस में यूज होता है, दे यूज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यूज ऑफ, किसके काम आता है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ओके,
यस, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है अपना एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन। दूसरा होता है अपना कैनामाइसिन, कैनामाइसिन। तीसरा होता है अपना टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। और भी होता है क्लोरामफिनिकॉल, ठीक है मैं लिख देती हूँ इधर, क्लोराफेनिकॉल। ओके, यस, ये सब चीजें हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख लिया। अब आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा सिलेक्टेबल मार्कर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे पता चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। देखो, सबसे पहला हमारा मेन काम क्या होता है कि हमें होस्ट सेल में या तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि GOI है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले हम कहाँ पे डालते हैं? प्लाज्मिड में डालते हैं, है ना। ये हमारा क्या है? प्लाज्मिड। अगर ये दोनों चले गए हमारे होस्ट सेल में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट DNA। अगर ये दोनों मिलके होस्ट सेल के अंदर चले गए, ये देखो ये हमारा प्लाज्मिड है, इसके अंदर क्या है? ये देखो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट DNA। अब हमारे पास ना 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला क्या? पहली पॉसिबिलिटी ये है A नंबर की कि ये हमारा देखो होस्ट सेल है, इसके अंदर कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ना ही प्लाज्मिड गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मेंट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर तो ना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ना ही प्लाज्मिड गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास खाली इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इसमें ना ही मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं गया, बस खाली प्लाज्मिड गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास कि इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला गया, ये देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, और प्लाज्मिड भी चला गया। तो हमारे लिए तो यही काम का हुआ ना, हमें तो यही चाहिए रिकॉम्बिनेंट, जो दोनों चले जाए हमारे अंदर, तभी तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो ये दोनों किसके एग्जांपल्स आते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट के, ट्रांसफॉर्मेंट के। अब हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पे क्यों ट्रांसफॉर्मेंट? भाई कुछ तो गया इसके अंदर प्लाज्मिड तो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के तो अंदर कुछ भी नहीं गया, इसके अंदर तो फिर भी गया। लेकिन हम इसे तब भी क्या बोलते हैं? इस वाले केस में हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट ही होता है। नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों? नॉन रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब यही होता है, इसका काम यही होता है कि ये बताता है कि भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट गया कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने आपको एग्जांपल से समझा दिया सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है हमारा? ये भी देखो हमारे एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है ना। तो अब क्या है, इसको याद करना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। अब इसकी ना फुल फॉर्म है, जैसे हमने पिछली बार इको आरआई की पढ़ी थी, अब इसका भी एक एग्जांपल है, एक सेकेंड। यस, तो ये हम क्या है, ये भी इको आ रहा है, ये मतलब जो कि क्लोनिंग वेक्टर शो कर रहा है। तो इसका ना फुल फॉर्म है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये PB3R22, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट पेन है ना इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको हाईलाइट कर रही थी। तो इसको ना याद करना जरूरी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म, PBR322, ठीक है। और P का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड। BR यानी कि ये जो हमारे दोनों साइंटिस्ट है उनका नाम भी आता है इधर, यानी कि बॉलीवर एंड रोड्रिगुएज, ओके, यस। और क्या आता है? ये जो 322 आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस, ऑर्डर ऑफ
सिंथेसिस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। तो ये फुल फॉर्म है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ी थी ना, अभी थोड़ी देर पहले, यही है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि देखो, यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको, मैं समझाती हूँ। हमारे पास एक केस है, ठीक है, यही हमने ले रखा है, ये वाला ही हमने प्लाज्मिड ले रखा है, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है ऐसे। इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, इसको ऐसे ऐसे कलर है, ये ऐसे समझ लो आप, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कलर करके हमने डाल दिया, ऐसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर ना हमने क्या ऐड कर दिया, ये है हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, ओके, यस। इसका काम क्या होता है, ये कौन सा एंजाइम छोड़ता है, ये ना एक एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम आता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ओके, यस। अब क्या होता है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम छोड़ता है, ठीक है, एंजाइम। उसके बाद क्या होता है, इसके साथ ना हम क्या मिला देते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ओके। अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कि ये एक्स का होता है। अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये ना एक एंजाइम होता है, अगर ये किसी एंजाइम या फिर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो ये कलर शो करता है। तो हमने क्या किया, हमने प्लाज्मिड लिया जिसके अंदर हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन डाल दिया, जो कौन सा एंजाइम छोड़ता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। इसके साथ हमने क्या मिला दिया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और अगर ये किसी एंजाइम या प्रोटीन उसके साथ इंटरेक्ट हो गया, तो ये ब्लू ब्लू कलर शो करेगा हमें, ठीक है, यानी कि ब्लू कैलोरीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। अब दूसरा केस देखते हैं हम, दूसरा केस क्या है, ये देखो, मैंने फिर से बना दिया इसको ऐसे, प्लाज्मिड को। इस बार क्या किया हमने, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन नहीं डाला इसके अंदर, हमने खाली इस बार जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हमने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, ये एंजाइम नहीं है। फिर हमने इसमें वही सेम डाल दिया, क्रोमोजेनिक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, ये व्हाइट कलर का दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। कितने अच्छे से मैंने आपको बताया सब चीज, ठीक है, ये सब हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ चुके हैं, ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हम लोग, आगे एक चीज दिखाती हूँ आप सबको मैं, क्या है, वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। मैं आपको बताती हूँ ये हम वेक्टर बाद में क्यों यूज करते हैं। अभी हमने इतनी देर से देखा कि हम इतने सारे वेक्टर्स डालते हैं, प्लाज्मिड डालते हैं। मैंने बताया कई बार ना हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जब अगर हम इतनी मेहनत करें, हमारा नहीं हो पा रहा, रिकॉम्बिनेंट जीन नहीं बन पा रहा, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, पर हम इसको थोड़ा लास्ट में यूज करते हैं। तो प्लांट्स के केस में ना हम एक और वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स फॉर प्लांट्स, ओके, वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। कौन सा हम यूज करते हैं इसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियन। गाइस राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, देखो राइटिंग में कोई मतलब कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज समझा रही हूँ आपको, राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लो, उतनी गंदी भी नहीं आ रही वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्लांट्स के लिए ये वाला वेक्टर यूज होता है। ये कहाँ पे मिलता है, मतलब फाउंड इन सॉइल। ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो समझाने वाली चीज थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। और हमें कैसे पता चल गया अगर ये वेक्टर प्लांट के अंदर हमने यूज कर लिया, तो ये ना गॉल फॉर्मेशन करता है, गॉल फॉर्मेशन इन डाइकॉट्स, ये भी याद रखना है, ये डाइकॉट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है,
यस, ओके, यस। अब हम ना, ये प्लाज्मिड है, कुछ कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, देखो ऐसे मैं आपको बता, ये प्लाज्मिड है हमारा। इसके अंदर ना हमने टी डीएनए को हटा दिया, यानी कि ये बन गया टीआई प्लाज्मिड। ओके, टीआई प्लाज्मिड, यानी कि ये बन गया ट्यूम इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूम इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कुछ कुछ प्लाज्मिड इतने अच्छे होते हैं, जो इतना अच्छा वर्क करते हैं, पर लेकिन उसकी ये डिसएडवांटेज होता है कि वो ना अच्छा तो काम करता है पर थोड़ा हार्मफुल होता है। तो हमने इसी प्लांट के केस में भी हमने यही सेम सिमिलर केस आता है कि हम ना इसको डिसार्म कर लेते हैं, हमने इसके जो नेगेटिव चीज है ना, इसको हटा देते हैं, डिसार्म, यानी कि रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक रीजन, रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक रीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक रीजन। फिर ना मैंने बताया आपको गॉल फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे गॉल फॉर्मेशन हो जाता है। गॉल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट में हमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करना था वो प्लांट में हो चुका है। प्लांट ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, प्लांट ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि GOI हमारा इनकॉर्पोरेटेड हो गया है, ठीक है। प्लांट्स के केस में हमने क्या यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब एनिमल के लिए भी एक वेक्टर आता है, जो हम कौन सा यूज करते हैं, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। एनिमल के केस में हम कौन सा यूज करते हैं, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, ओके, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, ठीक है, यस। अब क्या होता है, हम ना कॉम्पिटिटेंट होस्ट के बारे में समझते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले हम ना, अब इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए हम डाइवेलेंट एटम्स के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट आयंस, ठीक है, डाइवेलेंट आयंस के साथ हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। कैल्शियम जो कि होता है, कैल्शियम इसमें यूज होता है डाइवेलेंट एटम्स के लिए। अब डीएनए हमें पता है, जो होता है डीएनए जो होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बैक्टीरिया को हम ना किस में ट्रीट करते, कैल्शियम में। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया treated with calcium ions, treated with कैल्शियम। उसके बाद क्या होता है, हम उसके बाद हम बैक्टीरिया को, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, केप्ट ऑन आइस, केप्ट, फिर उसके बाद हम ना बैक्टीरिया केप्ट ऑन आइस। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया को हम 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, बैक्टीरिया को हम केप्ट ऑन 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है, यानी कि इसको हम ना हीट शॉक देते हैं, हीट शॉक, कितने मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है, क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर से हम इसको आइस में रख देते हैं, प्लेस्ड इन आइस, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती हैं। और हमारा ये करने का मकसद क्या है, हमारा करने का मकसद ये कि उसके बाद ना इसमें छेद हो जाते हैं, इट क्रिएट्स पोर्स, इट क्रिएट्स पोर्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम फोर्स कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालने के लिए, ठीक है, फोर्स आर डीएनए
इनटू होस्ट, ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद क्या है, कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स, डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है, डायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है इसमें, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन का काम मतलब ये एक पहला तरीका आता है जहाँ पे डीएनए ना डायरेक्टली हम इंसर्ट करते किसमें, होस्ट सेल में। और ये माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज होता है, ये एनिमल्स में यूज होता है, ये भी याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो डीएनए इज इंजेक्टेड, डीएनए इज इंजेक्टेड या फिर इंसर्टेड डायरेक्टली, डायरेक्टली इन होस्ट सेल, इन होस्ट सेल, ओके, यानी कि एनिमल्स, ओके, यस। दूसरा क्या होता है तरीका, दूसरा होता है अपना जीन गन, जीन गन, या फिर इसको बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं, बायोलिस्टिक्स, ओके, यस। तो ये किस में होता है, इसमें ना हम हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स किसके लेते हैं, या फिर गोल्ड ले लो या फिर टंगस्टन ले लो। हम इसका क्यों यूज करते गोल्ड या टंगस्टन का, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं हम, सबसे पहले या तो गोल्ड लेते हैं या फिर टंगस्टन लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसको हम डीएनए में कोड कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम किस में डालते हैं, न्यूक्लियस में डालते हैं, किसके, प्लांट में। तो जीन गन प्लांट्स में यूज होता है। हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, टंगस्टन, ठीक है, कोटेड विथ डीएनए, ठीक है। इससे क्या होता है, हम ना डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंसर्टेड इन न्यूक्लियस, ओके, यस, किसके न्यूक्लियस में, प्लांट्स के केस में, ठीक है। ये हमने दो डायरेक्ट मेथड्स देख लिए, माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा जीन गन, ठीक है, यस। अब क्या होता है, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरडीएनए इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो ना जब हम उसमें आरडीएनए अपना डाल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो उस जीन को एक्सप्रेस करने लगता है। एग्जाम्पल क्या अपना, इंसुलिन, ठीक है, यस। मैं आई पे लिख देती हूँ, हेट्रो हेट्रोलोगस होस्ट, ठीक है, हेट्रोलोगस होस्ट। तो ये यही होता है, ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन विच rDNA is inserted, ओके। फिर क्या होता है, it starts expressing that gene, that gene, ओके, इंसुलिन, इंसुलिन, ओके, इंसुलिन जो कि होता है अपना रिकॉम्बिनेंट
प्रोटीन। ओके, यस। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो कि है अपना बायो रिएक्टर्स। ठीक है, बायो रिएक्टर्स में यहीं पे लिख देती हूँ, बायो रिएक्टर्स। ओके, बायो रिएक्टर्स। यस, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? ये ना बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, मतलब रॉ मटेरियल डालते हैं फॉर बैक्टीरिया, जिससे हम क्या बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब अब हम लास्ट स्टेज में आने वाले, ठीक है। तो यही है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। और ये ना अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस में आते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस में आते हैं। तो ये ना बिग वेसल्स होते हैं, दे आर बिग वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल डालते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, टू मेक प्रोडक्ट्स, टू मेक प्रोडक्ट्स। ओके, यस। अब क्या आता है, एक होता है ना कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। उसमें क्या होता है, हम फ्रेश मीडियम को, मतलब फ्रेश मीडियम कंटिन्यूअसली उसमें डलता रहता है। और क्या होता है, फिर ओल्ड मीडियम जो होता है वो ड्रेन होता रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। इसमें क्या होता है, फ्रेश मीडियम इज कंटिन्यूअसली 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 है ना। तो यही होता है कल्चर कंटिन्यूअस सिस्टम में। क्या होता है कि भाई फ्रेश मीडियम डायरेक्टली कंटिन्यूअसली ऐड होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐड होता रहता है, ओल्ड मीडियम ड्रेन्ड होते रहता है। फिर फिजिकली और ज्यादा एक्टिव होने के बाद क्या होता है, जितना ज्यादा बायोमास बनेगा उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब हमने बायोरिएक्टर के बारे में समझ लिया, उसका काम क्या होता है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। अब बायोरिएक्टर्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पार्ट्स क्या क्या होते हैं ऑफ बायोरिएक्टर्स, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक एजिटेटर सिस्टम होता है, एजिटेटर सिस्टम। ओके, यस। और क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। फिर आता है अपना फोम कंट्रोल सिस्टम। ओके, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अपना आता है ये सैम्पलिंग पार्ट्स, सैम्पलिंग पार्ट्स। ठीक है, सैम्पलिंग पार्ट्स फॉर पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर, फॉर पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर, ऑफ द कल्चर। ठीक है, ऑफ द कल्चर, यस। तो हमने ये सब चीजें देख ली। हमारे एनसीईआरटी में एक और चीज दिखाती हूँ आपको, एक ये एक लास्ट स्टेप आता है अपना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी दिखाती हूँ एक चीज आपको, पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोसेस चलता है। सबसे पहले क्या होता है अपना सेपरेशन, फिर उसके बाद क्या होता है अपना प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है अपना एडिंग सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, एडिंग सूटेबल
प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद क्या आता है अपना, क्लिनिकल ट्रायल में जाता है, क्लिनिकल ट्रायल में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। ओके, तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग यही होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ये लास्ट प्रोसेस था इसमें। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके एनसीईआरटी में ना 2 इमेजेस दिखी होंगी बायो रिएक्टर्स की, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये। तो पहला क्या है, ये हमारा सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है ये। और दूसरा क्या है अपना ये भी है स्पैजर्ड स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स। तो सिंपल में क्या होता है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले वाले का काम क्या है, सिंपल बायोरिएक्टर्स का काम क्या होता है कि ये इट हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है, यस। और जो दूसरा होता है, इसका काम क्या होता है कि जहाँ पे जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ना, ये इनका काम होता है कि स्टेराइल एयर बबल्स जो होते हैं वो स्पॉन्ज होते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पॉन्ज्ड। ओके, यस। सो हमने इतने प्यारे चैप्टर को इतनी देर में कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको एक एक चीज समझाई, एक एक प्रोसेस मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। राइटिंग भी उतनी गंदी नहीं है, ये आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने सारे एक एक डिटेल में समझाया, डायग्राम्स भी लेके आई हूँ मैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। और मैंने आपको इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर इजीली कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। वो तो और भी छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है इनमें, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि मुझे टाइम मिलेगा, मैं जो जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगी उसके एमसीक्यूज भी कराऊंगी, ठीक है। आप बस अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें स्पीड आनी चाहिए, स्पीड भी आनी चाहिए और हमें सही भी आना चाहिए। तो कोई फायदा नहीं अगर हम जल्दी 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करें पर गलत करें। उससे अच्छा है कि हमें भले देर देर से शुरुआत में करो पर सही करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, होप यू लाइक इट। अगर आपको ये चैप्टर मुझसे समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी, ठीक है। और जो कि बायोटेक्नोलॉजी होगा, पहले हम इसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम यूनिट वाइज चलेंगे, ठीक है। पहले क्लास 12 ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू आप सबको, आप सबने मेरा ये लेक्चर देखा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।